मान्यवर जी, अभी एक बात वर्तमान समय में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। ये जो बात है या ये जो वाक्य है, ये वाक्य मेरे शब्द नहीं है, मेरे द्वारा नहीं बोले गए हैं। ये शब्द बोले गए हैं हमारे वर्तमान समय के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के द्वारा। जो हमारे गृह मंत्री है, उन्होंने इस बात को बोला। लेकिन इनके बोलने का जो उद्देश्य है, वो अंबेडकर जी को किसी प्रकार से आहत करने पर नहीं था, या अंबेडकर जी को मानने वाले जो लोग हैं उनको आहत करने के उद्देश्य से उन्होंने ये बात नहीं बोली है। उन्होंने जो बात बोली है वो पूरी बात कुछ अलग है। उसका जो पूरा एक डिटेल वीडियो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अमित शाह जी के द्वारा जो बात अंबेडकर जी के प्रति बोली गई है, उस बात में से सिर्फ इस बात को चुना गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिलता। तो विपक्ष ने इस बात को पकड़ लिया और पकड़ के इस बात के ऊपर वो जो सत्ताधारी दल के जो गृह मंत्री के पद पे है वर्तमान समय में अमित शाह जी, उनको वो ट्रोल करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। अब पुरजोर विरोध करने के बाद ये जो बात है वो लोगों के बीच भी फैलने लगी, लोग भी क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। अब इनके विरोध करने के लिए जो दलित समुदाय के लोग हैं वो लोग सबसे आगे आए, क्योंकि उनके लिए अंबेडकर एक भगवान का रूप है। जो दलित समुदाय के अल्पसंख्यक लोग, दलित समुदाय के जो लोग हैं, उनका कहना यह है कि उन्होंने कहीं भगवान को नहीं देखा है, इसलिए जो अंबेडकर जी है वो उनके लिए किसका रूप हो गया है, भगवान का रूप हो गया। उनकी बात भी उनके हिसाब से सही है, क्योंकि वो जब समाज के उस तबके से आते हैं, उस स्थिति से आते हैं जिस स्थिति में वहां पे उनको मनुष्य का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको इंसान नहीं समझा जाता था, उस कंडीशन से अंबेडकर जी ने उनको बाहर निकाला है। इसलिए जो दलित लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो वंचित थे, उनको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया कि उन्होंने अंबेडकर जी लिया। इसलिए अंबेडकर जी को वो क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। अब अगर बात हो यहाँ पे भगवान की और बात हो अंबेडकर जी की, ये दोनों चीज अपने अपने पक्ष से अलग अलग है। भगवान की अगर बात करें तो भगवान सबके लिए एक आस्था का विषय है, आस्था का केंद्र है। सब व्यक्ति भगवान में अपनी क्या रखते हैं, आस्था रखते हैं। ये रखना भी जरूरी है, क्योंकि भगवान ने ही किसी ना किसी प्रकार से सब चीजों का निर्माण किया है, इसलिए भगवान में आस्था होनी भी जरूरी है। और यहाँ पे बात हो जाती है अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। अंबेडकर जी के द्वारा किए गए कार्य को हम क्या नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते हैं। इसलिए अंबेडकर जी भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। मेरे एक गुरुदेव है श्रीमान अवध ओझा जी, बहुत पूजनीय व्यक्ति है मेरी दृष्टि से वो, और ऐसे ही भारत के बहुत से लोगों के लिए वो पूजनीय व्यक्ति है श्रीमान अवध ओझा जी। इन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप अंबेडकर की बुराई कर रहे हो या अंबेडकर जी की बुराई अगर आप कर रहे हो, ये बात किसने कही थी, अवध ओझा जी ने मतलब अवध ओझा सर ने कही थी, अगर आप अंबेडकर जी की बुराई कर रहे हो तो आप अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मतलब इनका कहना था कि अंबेडकर जो थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, वो एक महान हस्ती थे, और वास्तव में वो एक महान हस्ती थे। और उनके आदर्शों पे आज हमारा पूरा जो संविधान टिका हुआ है, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया उन्हीं के अनुसार पूरा सिस्टम चल रहा है। तो अवध ओझा जी ने भी ये बात कही थी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है वो हमारे लिए आदर्श पुरुष के रूप में है, और हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये तो हो गई बात भगवान की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। अब ये जो पूरा सिस्टम अभी वर्तमान समय में चल रहा है, इसमें जो पूरी जिम्मेदारी, अब इसकी जो पूरे जिम्मेदार है वो है हमारे भारत के राजनेता। कौन है, राजनेता। क्यों है, क्योंकि अमित शाह जी के द्वारा जो शब्द बोले गए, जो वाक्य बोला गया, उसको जो विपक्ष दल है, विपक्ष दल ने उसको पूरी तरीके से पकड़ लिया और पकड़ के क्या करने लगे, उसका विरोध करने लगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी ने अंबेडकर को भगवान के साथ इनकी कंपेरिजन कर दिया, मतलब उनकी तुलना कर दी एक दूसरे के साथ। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आ गई है कि बीजेपी जो है वो राजनीति के अंदर धर्म को घुसा रही है। बीजेपी जो पार्टी है वो धर्म के साथ क्या कर रही है, राजनीति कर रही है। मतलब धर्म का सपोर्ट लेके वो राजनीति कर रही है, जो कि एक गलत कार्य है। यहाँ पे लोगों को सही प्रकार से, सुचारू प्रकार से जागरूक करना है और उनको उनकी सुविधाओं से वंचित नहीं करना है। ये राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से धर्म के मामलों में उलझा के लोगों को क्या करना, गुमराह करना। ये बात मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि राजनेता लोग या राजनीतिक दल जो है वो यही काम करते हैं। नेता लोग आपस में मिले रहते हैं हमेशा, लेकिन फिसना किसको पड़ता है, आम पब्लिक को, जनता को इसमें क्या करना पड़ता है, फिसना पड़ता है। जिस प्रकार से यहाँ पे धर्म
को लेके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेके यहाँ पे दो समुदाय के बीच के लोगों को में क्या शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई है। अब इससे जो नुकसान होगा वो भी किसका होगा, जनता का ही होगा। इससे राजनेता को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं राजनेताओं से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार से धर्म के नाम पे राजनीति ना करे और लोगों के आंखों में इस प्रकार से धर्म की पट्टी ना बांधे और उनको इस प्रकार से सुविधाओं से वंचित ना करवाए। हम यहाँ पे राजनीति में और धर्म में उलझ के रह गए हैं और यहाँ पे जो देश है रूस, कौन सा देश है, रूस जो देश है उसने क्या बना लिया, कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है। हम किस में उलझ के रह गए हैं, धर्म में और राजनीति में उलझ के रह गए हैं, इसी में बहस तर्क करते रह गए हैं। और यहाँ पे रूस ने कौन सा वैक्सीन बना लिया, कैंसर का वैक्सीन बना लिया है। प्रेजेंट समय में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या विकट रूप ले रही है धीरे धीरे। करीब करीब 6 करोड़ लोगों की इससे जाने जाती है। 2020 का डाटा है ये। 2020 के डाटा के अनुसार 6 करोड़ लोगों की जो मृत्यु हुई है वो मात्र किससे हो गई है, कैंसर से हो गई है। तो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक हमारा क्या है, कैंसर के ऊपर ही बेस है कि कैंसर किस प्रकार से मनुष्य के बॉडी में फैलता है, किस प्रकार से कैंसर से बचा जा सकता है। वर्तमान समय में रूस का स्टेटस क्या है कैंसर के ऊपर, उन्होंने अपना जो वैक्सीन का उसका ट्रायल कर लिया कि नहीं कर लिया, ये वैक्सीन कब तक भारत के लोगों को मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी और कौन कौन व्यक्ति इस वैक्सीन को लगा सकता है, ये पूरा जो डिटेल वीडियो है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हमारा जो मेन फोकस का टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है, कैंसर के ऊपर रहने वाला है। ये जो मैंने पूरा सिस्टम अभी आपको राजनीति से धर्म से जोड़ के समझाया है, मेरे पीछे बोलने का सिर्फ यही रीजन है कि ये जो राजनीति है और जो धर्म है ये अलग अलग चीज है। धर्म को राजनीति के साथ ना जोड़ा जाए और राजनीति को धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। धर्म लोगों की आस्था का विषय है और राजनीति एक अलग विषय हो जाता है, इसलिए इन दोनों को अलग रखने की कोशिश की जाए और लोगों का सही प्रकार से विकास किया जाए जिससे कि लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। अब रूस ने एक सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए हमको रूस का क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद ज्ञापित करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा अच्छा सराहनीय कदम उठाया है या एक सराहनीय कार्य किया है जिससे कि अभी वर्तमान समय में एक जो समस्या पनप रही है कैंसर की, उससे हमको क्या मिल सकता है, निजात मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा कि रूस ने ये जो कार्य किया है उसके लिए मैं सबसे पहले रूस के जितने भी डॉक्टर्स है उनका और साथ ही साथ में पुतिन का, दोनों का मैं क्या करना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इस जंग की स्थिति में, आप सभी को पता होगा कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसी के बीच में रहते हुए भी, उस मामले से झुलसते हुए भी रूस ने इतना अच्छा कार्य कर दिखाया है। वहां के साइंटिस्टों ने, यहाँ के डॉक्टरों ने इतना अच्छा कार्य कर दिखाया है कि उन्होंने क्या तैयार कर ली है, वैक्सीन तैयार कर ली है। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि जो पुतिन है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है इस बात को कि 2025 के फर्स्ट जो मंथ होगा, मतलब 2025 के जनवरी का जो फर्स्ट मंथ होगा उस मंथ से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लोगों को लगाना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन की कीमत हर देश के लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो वैक्सीन बनाने के लिए रूस को भी क्या लगा है, खर्चा लगा है, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर। अब वो सिर्फ अपने देश के नागरिकों के लिए इसको क्या रख रहे हैं, फ्री रख रहे हैं। और इसके अलावा जो भी देश है उनसे बाद में क्या लिया जाएगा, वैक्सीन के अनुसार उनसे क्या लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाते, पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको पता है कि 2020 का जो समय था वो कोरोना काल का समय था। इस कोरोना काल के समय में भी जो वैक्सीन बनाने वाला पहला देश था, वो पहला देश कौन था, वो भी कौन था, रूस ही था, जिसने क्या किया था, सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। लेकिन हमारा जो WHO है और इसके बाद जो दूसरे देश है उन्होंने इस वैक्सीन को क्या नहीं माना था, सही नहीं माना था। कोरोना वैक्सीन की बात कर रहा हूं मैं, स्पुतनिक एस के नाम से उन्होंने वैक्सीन बनाया था। अब उसको ऑफिशियली उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी, जिस बात को लेके पुतिन ने क्लियर कर दिया था कि भले कोरोना की वैक्सीन हमने जो बनाया है उसको मंजूरी नहीं मिली हो, लेकिन इन फ्यूचर जाके हम कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि कोई मना नहीं कर पाएगा। और उसी बात को पुतिन ने क्या कर दिया, साबित कर दिया। और वहां के डॉक्टरों ने, वहां के साइंटिस्टों ने भी ये बात को साबित कर दिया और ऑफिशियली वो कैंसर की क्या बना चुके हैं, वैक्सीन बना चुके हैं। और वो कैंसर का सब कुछ, उसका जो ट्रायल वगैरह होता है जैसे कि चूहे पे हो गया, मंकी पे हो गया, वो सारा ट्रायल करने के बाद उन्होंने क्या बना लिया है, ह्यूमन मतलब मानवों के लिए भी इसका निर्माण कर दिया, वैक्सीन का निर्माण कर दिया है, जो कि 2025 के फर्स्ट मंथ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगना शुरू भी हो जाएगा। ये तो हो गई जानकारी कैंसर के ऊपर, थोड़ी बहुत जानकारी। अब साइंटिफिक तौर पे समझते हैं कि कैंसर की जो वैक्सीन बनाई गई है वो वर्क किस प्रकार से करेगा, ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो साइंटिफिक तौर पे समझते हैं कि जो कैंसर की जो वैक्सीन बनाई गई है वो ऑफिशियली काम किस प्रकार से करेगा, साइंटिफिक तरीके से वो कैसे काम करेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको समझने से पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा, कोशिका।
क्या समझना पड़ेगा? कोशिका। जो साइंस के स्टूडेंट है वो इस चीजों से आसानी से रिलेट कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले जो भी स्टूडेंट है उनको इतनी बेसिक जानकारी होती है कोशिका के बारे में कि मानव के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोशिका सिर्फ मानव के शरीर में ही पाया जाएगा, ये जानवरों के शरीर में, उसके बाद पक्षियों के शरीर में, साथ के साथ पेड़ पौधों में भी क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। पौधों में भी क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। मतलब जो भी इस जगत में जीवित प्राणी है, चाहे वो सूक्ष्म जीवी क्यों ना हो और चाहे बड़ा से बड़ा जाइंट बीस्ट क्यों ना हो, हर किसी का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। अब ये जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिका मनुष्य के बॉडी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, और बिना कोशिकाओं से मनुष्य का शरीर नहीं बन सकता है, क्योंकि कोशिका एक के साथ एक जुड़ती है, अलग होती है, फिर जुड़ती है, फिर अलग होती है। इसी प्रकार से बिलियन ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में डेली मरते हैं और नए डेली सेल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये हो जाती है, इसको और थोड़ा एग्जांपल के द्वारा पहले समझते हैं। जैसे एक घर बनाते हैं हम, तो घर का निर्माण किससे किया जाता है? ईंटों से किया जाता है, पत्थरों से किया जाता है। तो ईंट पत्थरों को एक के बाद एक जोड़ जोड़ के फिर उससे क्या बनता है? बड़ा सा बिल्डिंग तैयार होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है कि एक के साथ एक कोशिका जुड़ती जाती है, जुड़ते जुड़ते फिर वो क्या बनता है? एक बड़ा आकार ले लेता है, और वही आकार धीरे धीरे मनुष्य का शरीर का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। लेकिन कैंसर में ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम उस प्रकार से नहीं कर पाता है। हमारी जो कोशिकाएं होती है वो 3 स्टेप में कार्य करती है। किसी स्टेप में? 3 स्टेप में। सबसे पहले होता है ग्रो, फिर होता है उसका डिवाइड, और फिर क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना। अब एक बार वो बढ़ गए, फिर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? वो अलग हो जाएंगे। अलग होके फिर वो 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, और डिवाइड होते होते जब उसका पूरा सर्किल पूरा हो जाएगा, या जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता है वो कोशिकाओं की आवश्यकता जब पूरी हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मतलब हमारी जो कोशिका है, मनुष्य के शरीर की नॉर्मल कोशिकाएं है, वो ग्रो, डिवाइड एंड स्टॉप के रूल पे कार्य करती है। कौन से रूल पे? ग्रो, डिवाइड और स्टॉप। जितना आवश्यकता होगा उतने का विकास किया जाएगा, फिर उसको बांटा जाएगा, और अंत में जाके जब पूरा आवश्यकता खत्म हो जाएगी तब उसको क्या कर दिया जाएगा? स्टॉप कर दिया जाएगा। लेकिन कैंसर में क्या होता है? इसके पूरे विपरीत कार्य होता है। कैंसर में क्या होता है? इसके पूरे विपरीत कार्य होता है। किस प्रकार से विपरीत कार्य होता है? इसमें ये दोनों कार्य आसानी से हो जाता है, ग्रो और डिवाइड आसानी से हो जाता है, लेकिन ये स्टॉप करने का नाम नहीं लेती है। क्या नहीं होता है? ये स्टॉप नहीं होता है। अब अगर ये स्टॉप नहीं होता है तो ये जो कोशिकाएं है, ये कोशिका अनियंत्रित प्रकार से, कौन से प्रकार से? अनियंत्रित प्रकार से क्या करने लगती है? बढ़ने लगती है। अब जब कोशिकाएं अनियंत्रित प्रकार से बढ़ने लगेगी, और जिसको अगर हमारा शरीर सही प्रकार से वर्क पे नहीं लगा पाएगा, तो ये कोशिका धीरे धीरे क्या करने लगती है? उस पूरे क्षेत्र को इन्फेक्ट करने लगती है। अब इन्फेक्ट करने के बाद वो धीरे धीरे ट्यूमर का रूप ले लेती है, और ट्यूमर ही धीरे धीरे फिर क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है। और कैंसर की जो संक्रमित कोशिकाएं होती है वो अपने आसपास की कोशिकाओं को क्या कर देती है? संक्रमित कर देती है। मतलब नॉर्मल कोशिकाएं इन 3 रूल पे वर्क करेगी, लेकिन जो कैंसर की कोशिका है वो सिर्फ इस 2 रूल पे कार्य करती है। स्टॉप वाला उसमें क्या नहीं होता है? फॉर्मेट नहीं होता है। मतलब वो नॉन स्टॉप तरीके से अपनी कोशिकाओं को क्या करती रहती है? बढ़ाती रहती है। जैसे बोल रहा था कि अनियंत्रित कोशिकाओं से ही क्या फैलता है? कैंसर फैलता है। तो किस प्रकार से ये प्रोसेस समझते हैं, एक बार आसानी से समझ जाएंगे। अनियंत्रित कोशिका है, ये अनियंत्रित कोशिका एक के साथ एक क्या हो जाती है? जुड़ना शुरू हो जाती है। अब एक के साथ एक जैसे जैसे जुड़ता जाएगा, इसका स्वरूप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ये विशाल होता जाएगा। अब जैसे जैसे ये विशाल होगा, ये धीरे धीरे किसका रूप ले लेगा? गांठ का रूप ले लेगा। अब गांठ का रूप लेते ही फिर ये गांठ क्या बन जाएगा? कैंसर बन जाएगा। अब जैसे गांठ बना तो गांठ से क्या बन गया? कैंसर बन गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि अगर बॉडी में कहीं पे भी गांठ है बन रही है, तो क्या उसका मतलब उस मनुष्य को क्या हो? कैंसर हो? ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि गांठ भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो गांठ होती है नॉर्मल। नॉर्मल गांठ वैसे गांठ होते हैं जो एक ही जगह पे क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। वो एक जगह दूसरी जगह पे क्या नहीं करते? हिलते डुलते नहीं है, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। और एक ऐसे गांठ रहते हैं जो नॉर्मली अपना वर्क नहीं करते हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं। अगर मान लो कहीं पे बॉडी पे एक जगह पे गांठ हुआ है, तो अगर कैंसर का गांठ होगा तो एक के बाद एक वो गांठें क्या होती जाएगी? बॉडी में बढ़ती जाएगी। लेकिन नॉर्मल जो गांठ है, वो नॉर्मल गांठ क्या होता है? एक ही जगह पे स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, और ये आगे नहीं बढ़ता है। क्या नहीं होता है? आगे नहीं बढ़ेगा। जो नॉर्मल गांठ है, इनको हम सर्जरी के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हटा के अलग कर सकते हैं। और ये जो कैंसर वाली गांठें होती है, अगर इनको हम बिना किसी डॉक्टर, मतलब ऐसे डॉक्टर जो इस क्षेत्र में अगर उनकी जानकारी नहीं हो, तो ये जो गांठें हटाना वो क्या हो सकता है? बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, और कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं है भारत में इसका। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि गांठ भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब ये जो कैंसर होता है, ये कैंसर धीरे धीरे क्या करने लगता है? पूरे बॉडी में फैलने लगता है। किस प्रकार से पूरे बॉडी में फैलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मान लो 3 रूम है। स्कूल में कितने रूम है? 3 रूम है। इस रूम में 5 बच्चे बैठे हैं, इसमें 5 बच्चे, और इसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं। अब इन 5 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है? शैतान प्रवृत्ति के हैं,
जिनके दिमाग में खुराफात चलता रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सुधारने की जगह बिगाड़ मतलब चीजों को बिगाड़ने में ज्यादा लगे रहते हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं। अब समय रहते अगर ये 2 बच्चों को क्या नहीं किया जाएगा, सही प्रकार से इनको सुधारने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो पूरी की पूरी 100% गारंटी है कि ये 2 बच्चे जो होंगे, ये बाकी के बच्चे 3 बच्चों को भी क्या कर देंगे, बिगाड़ देंगे। तो ये 2 तो पहले से बिगड़े हुए थे और इन्होंने 3 को और बिगाड़ दिया, तो इस कमरे में पूरी तरीके से जो 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चे पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, इन 2 के चपेट में आ चुके हैं। अब ये जो 5 है, ये 5 यहीं पे नहीं रुकने वाले हैं, ये 5 अगली क्लास में जाएंगे, यहाँ के 5 बच्चों को क्या करेंगे, अपने जैसा बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे के 5 बच्चों को भी क्या करेंगे, अपनी तरह बनाएंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि वैक्सीन जैसे सॉरी जो कैंसर जो है, कैंसर मानो किसी को कैंसर किसी को किसी बॉडी के किसी एक अंग पे हुआ है, जैसे कि मान सकते हैं हम, जैसे कैंसर एक मान सकते हैं कि लंग कैंसर जो होता है, ये लंग कैंसर किसी को हुआ है। अभी जो लंग कैंसर है, सबसे पहले ये मान लो अपना लंग्स है, इस लंग्स में सबसे पहले ये अपने 5% हिस्से को क्या करेगा, कैंसर से ग्रसित करेगा। अब इसने इफेक्ट कर दिया उस 5% हिस्से को, 5% इलाके को। अगर हम इसका सही प्रकार से समय रहते क्या नहीं करेंगे, डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे, इसको सही नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इस पूरे क्षेत्रफल को घेर लेगा और ये जो कैंसर होगा वो पूरा कितना बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कैंसर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करते करते पूरे बॉडी को अपने चपेट के अंदर ले लेता है। अगर कोई व्यक्ति कैंसर का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर सबसे पहले काम ये करता है कि उस व्यक्ति को कौन से लेवल का कैंसर है, ये चीज पता लगाना सबसे आसान होता है। मतलब ये चीज पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आसान नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कौन से लेवल का कैंसर है, इस चीज को पता लगाना पड़ेगा। अब ये इसलिए पता लगाना पड़ता है कि अगर किसी को फर्स्ट लेवल का कैंसर है, तो फर्स्ट लेवल का कैंसर होने के बाद वो जो पेशेंट होगा वो उस चीज को सुनकर थोड़ा रिलैक्स रहेगा कि हाँ, मैं अगर थोड़े देर डॉक्टर के अनुसार चलूंगा, थोड़े दिन इस डॉक्टर की दवाई गोली का सहारा लूंगा, तो हो सकता है कि मैं क्या हो जाऊं, सही हो जाऊं। तो उसके अंदर जीने की चाहत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन किसी को अगर 4th स्टेप का कैंसर है या 3rd लेवल का कैंसर है, तो व्यक्ति वहीं पे सुन के क्या हो जाता है, आधा वहीं पे मर जाता है। इसलिए इस लेवल का पता लगाना डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब डॉक्टर इस लेवल का पता लगाने के लिए एक प्रोसेस का सहारा लेता है, वो होता है टीएनएम प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, टीएनएम प्रोसेस। टीएनएम में जो टी है वो बताता है ट्यूमर का साइज कितना है, क्योंकि साइज के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि कैंसर कितना पुराना है, क्या है कि नहीं है। तो टी से हो जाएगा ट्यूमर का, सबसे पहले ट्यूमर के साइज का पता लगाना। एन से हो जाएगा ट्यूमर के लिम्फी नोड्स का प्रेजेंस कितना है, ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है, इसमें ये पता लगाना पड़ता है कि उसमें प्रेजेंस कितना % है। उसके बाद आता है एम। एम से होता है मेटास्टेटिक लेवल, ये लेवल होता है। इस लेवल के अनुसार डॉक्टर क्या लगाते, पता लगाते हैं कि जो कैंसर है कौन से लेवल का कैंसर हो जाता है। अब कैंसर सिर्फ एक प्रकार के नहीं होते हैं, कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं मनुष्य के बॉडी में। कुछ इंपॉर्टेंट जिससे सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है, कुछ गिने चुने कैंसर है। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, फिर आ जाता है लंग कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलन कैंसर। ये कुछ ऐसे कैंसर है जो कि सबसे ज्यादा होता है लोगों में, और इनसे ही लोगों की अधिकतर क्या होती है, जाने जाती है। अब रूस ने जो वैक्सीन बनाया है कैंसर के लिए, वो कैंसर काम किस प्रकार से करता है उसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि एंटीबॉडी क्या होता है और एंटीजन क्या होता है। एंटीबॉडी और एंटीजन किसे कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एंटीबॉडी और एंटीजन आसान शब्दों में समझते हैं। एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन का मतलब होता है एनिमी। क्या होता है, एनिमी मतलब कि दुश्मन। इसको हम क्या मान सकते हैं, दुश्मन मान सकते हैं। और एंटीबॉडी जो होता है वो हमारा प्रोटेक्टर होता है, जो हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब हमारे बॉडी में बाहर से कोई भी एंटीजन अगर क्या करता हो, एंटर करता हो, तो एंटर करने के बाद ये एंटीबॉडी क्या करता है, उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है, और लड़के इसको क्या कर देता है, हरा देता है। और हराने के बाद इस एंटीजन को हमारी बॉडी से क्या कर देता है, वो बाहर निकाल देता है। तो ये होता है एंटीबॉडी, ये होता है एंटीजन। अब ये जो वैक्सीन बनाई गई है, ये वैक्सीन काम करता है mRNA प्रोसेस पे। कौन से प्रोसेस पे, mRNA प्रोसेस पे, जिसे कि हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए काम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन, एनिमी क्या करता हो, अटैक करता हो, तो ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, ये मैसेंजर आरएनए क्या देता है, आदेश देता है कि बॉडी में किसका निर्माण करो, एंटीबॉडी का निर्माण करो। और इस व्यक्ति से, या सॉरी, ये जो वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है एंटीजन के रूप में, इसको हरा के क्या करो, बॉडी से बाहर निकालो, जिससे कि व्यक्ति क्या नहीं पड़े, बीमार ना पड़े। लेकिन कैंसर के सिस्टम में ये रूल पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि कैंसर की जो कोशिकाएं है, कैंसर की जो कोशिकाएं है, ये कोशिकाएं हमारे ही शरीर की कोशिकाएं होती है। कैंसर में क्या होती है, हमारे ही शरीर की कोशिकाएं होती है। और ये कोशिका इतनी धीरे धीरे इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हुए भी हमारे लिए किसका काम करती है, एनिमी का काम करती है। मतलब हमारे लिए क्या बन जाता है, एंटीजन बन जाता है। अब ये जो एंटीजन होता है, ये हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी
इसके लिए क्या नहीं बना पाता, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये कोई बाहर से आया हुआ कोई एनिमी नहीं है, ये हमारे बॉडी के अंदर का ही एनिमी होता है, जिसलिए ये जो एंटीबॉडी का निर्माण हमारा शरीर क्या नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, और कैंसर धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता रहा, तो वैज्ञानिकों के या डॉक्टरों के दिमाग में आया इस बात को, तो उन्होंने इस बात को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो कैंसर की अनियंत्रित कोशिकाएं हैं, कैंसर की जो अनियंत्रित सेल्स है, ये जो सेल्स है, इन सेल्स से क्या फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है। और ये जो एंटीजन का काम कर रही है हमारे बॉडी के अंदर रह के, किसका काम कर रही है, एंटीजन का काम कर रही है, और इसके विपक्ष में हमारा जो बॉडी है वो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर पा रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने ये दिमाग लगाया कि ये जो कोशिकाएं है, कैंसर की जो कोशिकाएं है, इनके अंदर से क्या निकाला जाएगा, प्रोटीन निकाला जाएगा। इसका जो प्रोटीन है, ये कैंसर सेल्स की जो प्रोटीन है, इस कैंसर सेल्स के प्रोटीनों को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, और बाहर निकालने के बाद इसमें कुछ एआई तकनीक से, कौन सी तकनीक से, एआई तकनीक से, जो वर्तमान समय बहुत फेमस हो रहा है, एआई टेक्नोलॉजी, मतलब कि बहुत यूजफुल भी है और नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अगर सही काम में एआई का यूज करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो इस एआई की तकनीक से और मशीनरी की सहायता से कैंसर के सेल्स में से प्रोटीन को अलग करके इसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, और बॉडी से बाहर निकालने के बाद फिर क्या किया जाएगा, इसमें कुछ परिवर्तन करके इन्हीं कैंसर सेल्स की कोशिकाओं को बाहर से क्या किया जाएगा, बॉडी के अंदर इनपुट किया जाएगा। यहाँ पे समझना चीजों को, हमारे शरीर की जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, उन कैंसर की कोशिकाओं के प्रोटीन को बाहर निकाल के उसमें एआई के द्वारा कुछ परिवर्तन करके उन प्रोटीनों को या उन कोशिकाओं को, उन प्रोटीनों को एंटीजन के रूप में, किसके रूप में, एंटीजन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाएगा। अब जैसे ही वो एंटीजन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, पहले तो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं कहाँ थी, हमारे बॉडी के अंदर ही थी, इसके लिए वो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब क्या होगा, इसको बाहर से इंसर्ट किया जाएगा, उसके अंदर डाला जाएगा, इनपुट किया जाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो उसको एक एंटीजन के रूप में समझेगा और दुश्मन के रूप में समझेगा, और दुश्मन के रूप में समझने के बाद उसके लिए क्या तैयार होना शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इस वैक्सीन के द्वारा क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। और ये ऐसा वैक्सीन है जो कि स्टॉक में इसके लाखों करोड़ों डोज बना के तैयार नहीं किए गए हैं। जो भी व्यक्ति इस चीज से पीड़ित होगा, ग्रसित होगा, वो व्यक्ति हॉस्पिटल आएगा, डॉक्टर के पास परामर्श लेगा, डॉक्टर उसके पूरे बायोडाटा को, उसके पूरे चीज को एनालाइज करके उसी के अकॉर्डिंग ये जो वैक्सीन है वो मात्र 30 मिनट के अंदर बना के क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे, और उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, उस वैक्सीन को लगा दिया जाएगा। अब लगाने के बाद जैसा प्रोसेस बताया है, इसी प्रोसेस से वो क्या करने लग जाएगा, कार्य को करने लग जाएगा। तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सिस्टम से क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, क्योंकि किसी की बॉडी की कंडीशन कुछ अलग है, किसी की अलग है। तो जब कैंसर से पीड़ित व्यक्ति वहां पे पहुंचेगा तो उसी के अनुसार क्या किया जाएगा, वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, वो वैक्सीन लगाया जाएगा। अब ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन भारत के लोगों को कब तक मिलेगी, इसके लिए कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है अभी तक, लेकिन मीडिया के थ्रू जो खबर हमको मिल रही है उससे पता पड़ रहा है कि अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए, कितने रुपए, 2.5 लाख रुपए जो होंगे वो एक डोज के लिए चार्ज किया जाएगा, जो कि रिजनेबल है, क्योंकि कैंसर एक इतना विशाल और इतना बड़ा, इतना खतरनाक रोग है कि उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, 2.5 लाख रुपए इजीली दे सकते हैं। और अगर वैक्सीन हमारे देश में बनता तो उसकी बात अलग थी, लेकिन अगर हमको बाहर के देशों से वैक्सीन मंगाना पड़ेगा तो उनके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, हमको पे करना पड़ेगा। इसलिए तकनीकी के साथ जुड़िए, इसी प्रकार से धर्म के मामलों में न फंसे, और इस प्रकार के प्रयास कीजिए जिससे कि लोगों को भी सहूलियत हो, देश का भी विकास हो, और साथ साथ में वर्ल्ड के क्षेत्र में, विश्व के क्षेत्र में भारत का क्या हो, नाम रोशन हो। तब तक के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे, और हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, और सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।